नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा का इतिहास का एक और अध्याय लेकर के आए हैं। जैसा हमें मालूम है, अब की बार 2021 में जो हम 10वीं कक्षा का जो सिलेबस आएगा इतिहास का, उसमें केवल दो अध्याय आएंगे। पहला अध्याय है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो पहले अध्याय के बारे में बात करेंगे। हालांकि सिलेबस के अनुसार हमारे अब की बार इतिहास में केवल दो चैप्टर आएंगे, तो इसलिए केवल दो अध्यायों में से ही जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वही आएंगे। तो हमें एक एक अक्षर को ध्यान से करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये इतिहास का पहला चैप्टर है। पहला ही सवाल इसका है, देखिएगा कि फ्रेडरिक्स सरयू कौन था? उसने चार चित्रों की श्रृंखला कब बनाई? ये जो फ्रेडरिक सरयू है, जब आप पुस्तक को खोलते हैं, जब पहले अध्याय की तरफ नजर डालते हैं जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो सबसे पहले आपको इन्हीं चित्रों का सामना करना पड़ता है जो 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार ने बनाई थी। उसका नाम था फ्रेडरिक सैरियू। अब की बार फ्रेडरिक सैरियू से संबंधित एक सवाल जरूर आएगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि जो उस पैराग्राफ में चार चित्रों के बारे में बताया गया है, एक बार आप उसको पढ़ भी लें। तो जो संबंधित सवाल हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि फ्रेडरिक सैरियू कौन था? वो एक फ्रांसीसी कलाकार था, यानी कि फ्रांस का रहने वाला था, और उसने चार चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। वो बनाई थी कब? 1848 में। तो फ्रेडरिक सैरियू से संबंधित हम अगले सवाल को करते हैं। फ्रेडरिक सैरियू ने जो निर्मित किया थे चित्र, उसमें स्वतंत्रता की जो मूर्ति थी उसके सामने जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहा था? देखिए, यहां मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। एक बार आप उस चित्र पर निगाह डाल लें। जब आप उस चित्र को देखेंगे तो आप देखेंगे फ्रेडरिक सारियू ने सभी देशों को एक साथ लिया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस और बहुत सारे, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सारे के सारे देश उसमें दिए गए हैं। तो जो स्वतंत्रता की मूर्ति, मतलब जो जुलूस चल रहा था, ये जुलूस किस लिए था? कि फ्रेडरिक सैरियू के अनुसार एक ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें किसी भी चीज के आधार पर भेदभाव ना हो, सभी एक समान हो, सबको राजनीतिक स्वतंत्रता हो, सबको समानता का अधिकार हो, सभी बराबर हो, अमीर और गरीब का कोई वर्ग ना हो। तो फ्रेडरिक सैरियू ने उसी से संबंधित चार चित्र बनाए थे, और जो वो जुलूस था जो फ्रेडरिक सैरियू ने दिखाया है, उसका नेतृत्व करने वाले दो देश थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। तो ये सवाल है कि फ्रेडरिक सैरियू ने जो चित्र निर्मित किया था उसमें स्वतंत्रता की मूर्ति के सामने जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये दो देश कर रहे थे, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा स्विट्जरलैंड। अगला सवाल ये देखिए, जो फ्रेडरिक सैरियू ने चित्र बनाए थे उसी से संबंधित सवाल है कि फ्रेडरिक सैरियू ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, सभी में समानता हो, जैसा मैंने पहले आपको बताया। तो वो एक ऐसा आदर्श समाज की कल्पना करते हैं जिसका साकार हो पाना लगभग असंभव होता है। तो इस तरह का आदर्श समाज और उसकी कल्पना जिसका साकार हो पाना संभव ही ना हो, उसको कल्पनादर्श समाज कहते हैं, और इंग्लिश में उसे उटोपिया कहा जाता है। उटोपिया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ऐसे समाज की कल्पना जिसका संभव होना लगभग नामुमकिन होता है। तो ये था कल्पनादर्श समाज, जिसको उटोपिया कहा जाता है। अगला सवाल उसी चित्र से है कि फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी थे 1789 में, ये हमें मालूम होना चाहिए कि 14 जुलाई, हमने ये 9th कक्षा में पढ़ा था कि 14 जुलाई 1789 को बेस्टाइल के जो एक फोर्ट था उसके विध्वंस के साथ ही फ्रांस की क्रांति शुरू हो गई थी। तो ये सवाल है वहीं से कि जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उनके झंडे का रंग कैसा था? तिरंगा, वो तीन रंग के थे, एक, दो और तीन, तीन रंग के वो झंडे थे। आगे चलते हैं। यूनियन जैक, ये आपको सवाल मालूम होना चाहिए। ये सवाल आने वाली प्रतियोगिता में भी आपको देखने को मिल सकता है। जो ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय झंडा होता है, ब्रिटेन के राष्ट्रीय झंडे को एक एक विशेष नाम दिया हुआ है जिसको यूनियन जैक बोला जाता है। यह आप लोगों को जरूर मालूम होना चाहिए कि यूनियन जैक किसके झंडे को कहा जाता है। ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय झंडा है उसको यूनियन जैक कह करके बुलाया जाता है।
और जो वो चित्र बनाया था, आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कहा है कि एक बार आप अपनी पुस्तक को खोल करके उसका पहला पेज देख लें और फ्रेडरिक सेरियू के बारे में कुछ आप पढ़ लें। तो जो क्रांति हुई थी फ्रांस की, वहां पर स्वतंत्रता को किसका रूप दिया करते थे? महिला का रूप। और उस चित्र में भी स्वतंत्रता का जो स्वरूप था, सिंबल था, वो भी महिला थी, जिसके सामने से वो जुलूस को सारे को निकलना था। यहां पर हम बात कर रहे हैं फ्रांस की। जो फ्रांस के कलाकार थे, वो स्वतंत्रता को महिला के रूप में प्रदर्शित किया करते थे, क्योंकि स्वतंत्रता अपने आप में ही एक सम्मान है और हमारे देश में अपितु पूरे विश्व में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। तो जो क्रांति हुई थी फ्रांस के अंदर 1789 के अंदर, वहां पर स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया गया था। अगला सवाल है कि सरकार या शासन व्यवस्था, सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर, सत्ता मतलब पावर पर, शक्तियों पर, ये मैं पावर लिख रहा हूं, शक्तियों पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होता। वो सरकार जिस तरह से चाहे उस तरह से शासन को चला सकती है, उसी तरह से प्रजा के लिए कानून बना सकती है, किसी से सलाह लेने की जिसको आवश्यकता नहीं होती। उस प्रकार की सरकार को क्या कहा जाता है? निरंकुश सरकार, जिसको डेस्पोटिज्म भी कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे हम इसे कि सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता। ये इसमें ना तो लोकतांत्रिक व्यवस्था आती है, ना राजशाही व्यवस्था, राजशाही व्यवस्था हम लोग कह सकते हैं, और तानाशाही व्यवस्था कह सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था इसमें नहीं आती है। तो ये जो सवाल है, सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर कोई नियंत्रण नहीं होता, किसी प्रकार की लगाम नहीं होती, उसे हम निरंकुश सरकार कहते हैं। उसके अलावा ये रेनन ने किस विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया था? ये भी उसी पेज पर है, सेकंड पेज पर दिया हुआ है कि एक प्रोफेसर थे या एक व्यक्ति थे जिन्होंने विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया था कि राष्ट्र कैसा होना चाहिए, राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र के प्रति जो भावना है वो कैसी होनी चाहिए, इससे संबंधित उन्होंने व्याख्यान दिया था रेनन ने। तो ये किस विश्वविद्यालय में दिया था? साबान विश्वविद्यालय में। आप देखिए, आपने 2-3 नाम देखे हैं, जैसे फ्रेडरिक सेरियू का देखा, रेनन का देखा। हमारे भारतीय नामों से ये मिलते जुलते नहीं हैं। हमें पढ़ने में, समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। हमें ये अनुमान लगाने में कि ये व्यक्ति का नाम है या वस्तु का नाम है, थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है। लेकिन अगर हम बार बार उसको पढ़ते हैं, रेनन रेनन रेनन, फ्रेडरिक सेरियू सेरियू सेरियू, फ्रेडरिक फ्रेडरिक, तो बार बार उसका उच्चारण करने से हमें वो नाम याद हो जाता है। तो जो रेनन थे, उन्होंने साबान विश्वविद्यालय में 1848 में एक लेक्चर दिया था, व्याख्यान दिया था, और उस व्याख्यान का शीर्षक था राष्ट्र क्या है। क्योंकि उस समय, ये जो टाइम पीरियड था, उस समय पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग हो रही थी। सब जानना चाहते थे कि नेशन का मतलब क्या होना चाहिए, और नेशन के प्रति या राष्ट्र के प्रति जो हमारी भावना है वो कैसी होनी चाहिए। तो राष्ट्र क्या पर रेनन ने एक व्याख्यान दिया था। आगे चलते हैं। ये देखिए, ऐसा प्रत्यक्ष मतदान, सीधे सीधे एक मतदान होता है प्रत्यक्ष मतदान, एक मतदान होता है अप्रत्यक्ष मतदान। प्रत्यक्ष मतदान क्या होता है? जैसे हम लोग एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए को, हमारे क्षेत्र के एमपी एमएलए को, हम जिनकी एज 18 वर्ष की होती है, वो सीधे सीधे मत देते हैं, मत अपना वोट डालते हैं। और ये एमपी सभी मिलकर के प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। तो ये एमपी वोट डालते हैं प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए या प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। इसी तरह से जो एमएलए हैं वो चुनते हैं किसे? चीफ मिनिस्टर को। तो यहां पर क्या हो गया? हमने सीधा प्रत्यक्ष मत दिया अपने एमपी एमएलए को, और एमएलए ने अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ? हमने एमएलए एमपी को चुना प्रत्यक्ष रूप से, और इन्होंने चुना राष्ट्रपति को, तो हमने अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुना है। तो इस तरह से एक प्रत्यक्ष मतदान, जिसके द्वारा एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। एक जगह पर इकट्ठा होकर के, उसको जनमत संग्रह कहते हैं, अंग्रेजी में से रेफरेंडम कहा जाता है। तो ये फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ऐसा प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव
स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसे जनमत संग्रह कहते हैं। अगला सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? देखिए, ये हमने 9th क्लास में भी विस्तार से पढ़ा है। इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया कि जो बेस्टाइल का, पेरिस के अंदर जो फोर्ट था बेस्टाइल, उस फोर्ट का जो विध्वंस हुआ था, वहां से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। तो ये 14 जुलाई 1789 को हुआ था, और उस समय जो फ्रांस का राजा था वो था लुईस 16, 16वां जो था लुईस का वंशज था, वहां का राजा, कहाँ का? फ्रांस का। तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय लुईस 16 वहां का राजा था, और जो क्रांति शुरू हुई थी वो 14 जुलाई 1789 को हुई थी। ये आ गया। अगला सवाल ये है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुईस 16वां। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो जब क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो लुईस का जो 16वां वंशज था, 16वां लुईस 16वां, वहां पर सम्राट था। उसके बाद इस एस्टेट जनरल, ये आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि जब करों को बढ़ाया जाता था उस समय तीनों वर्ग के लोग आते थे, जिसमें से धर्म से जुड़े हुए ईसाई या पादरी, और दूसरा जो अभिजात वर्ग था वो आता था दूसरे एस्टेट के, और तीसरे एस्टेट के लोग, कृषक जो वर्ग है वो आता था, और ये तीनों मिलकर के वोट दिया करते थे कि कर को बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। तो वो स्थान और उन लोगों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले थे तीन समूह का, वो एस्टेट जनरल होता था। तो एस्टेट जनरल का नाम आगे जाकर के बदल दिया गया था फ्रांस की क्रांति के बाद, और उसका नाम रख दिया था नेशनल असेंबली। तो एस्टेट जनरल का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? नेशनल असेंबली। आगे बढ़ते हैं कि फ्रांस की राष्ट्रभाषा का क्या नाम है? तो फ्रांस की राष्ट्रभाषा, फ्रांस से फ्रेंच, तो फ्रेंच राष्ट्रभाषा का नाम है। फिर आगे अगला सवाल, पंचांग क्या होता है? देखिए, इससे संबंधित हम 3 सवाल करने जा रहे हैं, और अब की बार पूरी पूरी संभावना है कि इन 3 सवालों में से एक सवाल आपका एग्जाम में आ जाए। तो पंचांग क्या होता है? एक तरह का कैलेंडर होता है जिसमें नक्षत्रों के बारे में, तारीखों के बारे में बताया जाता है। एक प्रकार का तिथि पत्र कैलेंडर, उसको पंचांग कहते हैं। यहां पर हमने पंचांग का जो जिक्र किया है वो संबंधित है एंड्रियोस रेबनॉन से। एंड्रियोस रेबनॉन, ये कौन था? देखिए, एड्रियोन्स रेब्रोन जो था एक जर्मन का पत्रकार था। वो मेंज नामक शहर में रहता था, और जर्मन का जो जैकोबिन जो क्लब था, इसके बारे में भी 9th कक्षा में, 9वीं कक्षा में हमने विस्तार से पढ़ा है। रॉबेस्पियर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जो जर्मन पत्रकार था एड्रियोन्स रेबनॉन, इसका संबंध सीधा सीधा पंचांग से है। जब आप पुस्तक आप देखेंगे तो पुस्तक में यहाँ पर टेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पर जो बॉक्सेस दिए हुए हैं साइड में पेज के अंदर ही, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। उन पर एक निगाह जरूर डाल लें, क्योंकि अब की बार हमारे 40 क्वेश्चन आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो हमें एक भी शब्द छोड़ना नहीं है। इसलिए उस टेक्स्ट के साथ साथ जो साइड में बॉक्स दिया हुआ है हमारी पुस्तक के अंदर, उस बॉक्स में जितने भी शब्द हैं उन सब पर एक निगाह डालना जरूरी है। वहीं से मैंने ये लिया है एंड्रियोस रेबनॉन। ये एक जर्मन पत्रकार था। कहाँ रहता था? मेन नामक शहर में रहता था, और जर्मन के जैकोबिन क्लब से संबंधित था। उसी तरह से अगला जो मैंने आप बताया था, मैंने आपको पंचांग से संबंधित 3 सवाल हम करेंगे। तो तीसरा सवाल है, जो जर्मन पंचांग था, या मैंने बताया था एक कैलेंडर होता है, तिथि पत्र होता है, तिथि पत्र होता है, उसके मुख्य पृष्ठ को किसने डिजाइन किया था? ये यहां पर नाम आ जाता है एड्रियोन्स रेबनॉन। ये वो व्यक्ति था एड्रियोन्स रेबनॉन जिसने उसका जो मुख्य पृष्ठ था वो बनाया था। आगे चलते हैं। देखिए, 3 सवाल कौन से हो गए? पहला तो पंचांग क्या होता है, दूसरा जो एड्रियंस रेबनॉन था वो कौन था, और तीसरा क्या हो गया कि जर्मन पंचांग या तिथि पत्र जो था, जो मुख्य पृष्ठ था, वो किसने बनाया था? एंड्रियास रेबनॉन। यहां पर 3 आपको देखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम आएंगे। पहला नाम हमने पढ़ा था फ्रेडरिक सारियू, दूसरा हमने पढ़ा था रेनन, और तीसरा यहां पे आ गया एंड्रियोस रेबनॉन। यहां पर हम बहुत सारे नाम पढ़ने वाले हैं, जिसमें गैरीबाल्डी आएगा, बिस्मार्क आएगा, और बहुत सारे नाम ऐसे आएंगे, जोसेफ मेजिनी आएगा। तो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे चलते हैं कि 1804 की नागरिक संहिता
किस नाम से जानी जाती है? आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो एक डिक्टेटर था फ्रांस पर जिसने कब्जा कर लिया था। तो उसने एक कानून कुछ कानूनों में संशोधन किया था जिस समय वो फ्रांस का डिक्टेटर था। तो जो कानून उसने बनाए थे वो 1804 की नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है और उसी को नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। ये सवाल आपका 1 नंबर के अलावा 4 या 5 नंबर में भी आ सकता है कि जो नागरिक संहिता थी जिसको नेपोलियन की संहिता कहा जाता है उसके मुख्य मुख्य बातें उसकी क्या थी, क्या क्या स्टेप लिए फ्रांस को शक्तिशाली बनाने के लिए या आसपास के जगहों पर कब्जा करने के लिए नेपोलियन ने क्या क्या स्टेप लिए जिसको नागरिक संहिता 1804 की और नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। अगला सवाल है कार्ल कैस्पर फ्रिंट्ज कौन था? ये भी थोड़ा डिफरेंट नाम आ गया। देखिए ये एक जर्मन चित्रकार था। इन सब के बारे में जो आपकी मान लो ये पृष्ठ है बुक का, यहां पर आपको कंटेंट दिया हुआ है, पढ़ने के लिए दिया हुआ है। यहां पर कुछ बॉक्स बनाए हुए हैं, हर पेज पर बॉक्स मिलेंगे। उन बॉक्स में इन लोगों का जिक्र है। अगर आप ये लोग ये जरूर देख लेना, ये आप देख लेंगे तो आप पाएंगे कि आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहां पर इसी तरह से कार्ल कैस्पर फ्रिंट्स कौन था? वो एक जर्मन चित्रकार था जिसने फ्रांसीसी क्रांतिकारियों को दमनकारी के रूप में चित्रित किया है कि किस तरह से फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने दमनकारी नीति अपनाई और जो लोग थे उनको परेशान किया। आगे चलते हैं। उदारवाद या लिबरलिज्म, यहां पर हम दो शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। एक शब्द है लिबरलिज्म जिसको हिंदी में उदारवाद कहा जाता है। इसका मतलब होता है विचारों की स्वतंत्रता। इसका मतलब होता है कि जो समाज है उसमें समानता होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अमीर और गरीब का भेद नहीं होना चाहिए। तो लिबरलिज्म शब्द जो है वो लैटिनी भाषा के लिबर से आया, लैटिन लैंग्वेज है, लातिनी भाषा है। लिबर से लिबरलिज्म आया है और लिबरलिज्म का मतलब होता हिंदी में शब्द होता है उदारवाद और इसका मतलब होता है आज़ाद। तो ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए। और दूसरा शब्द है रूढ़िवाद। देखिए जो फ्रांस का ये जो यूरोप का समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था। कुछ लोग थे जो लिबरल थे, जो मैंने अभी बताया। कुछ लोग थे जो रेडिकल्स थे, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। लिबरल, रेडिकल और तीसरा जो समूह था वो था कंजर्वेटिव का, यानी रूढ़िवादियों का। अब रूढ़िवादी कौन थे? जैसे मैंने ये तो हमने पढ़ लिया कि जो लिबरल्स थे वो क्या थे, विचारधारा उनकी थी कि समाज में कोई भेद नहीं होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए समाज में। और ये जो रूढ़िवादी थे ये क्या चाहते थे, जो परंपरागत आधारित संस्थान हैं जैसे कि चर्च है, जैसे कि राजशाही है, ये सब उसके सब होने चाहिए, इनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो जो परंपरागत आधारित संस्थान हैं, जो रिवाजों पर आधारित हैं, वो जो राजनीतिक दर्शन है उसको रूढ़िवाद कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि समाज में 3 समूह थे, एक था लिबरलिज्म ये वाले, दूसरा था रेडिकल जिसके बारे में आप अलग से पढ़ेंगे, और तीसरे थे रूढ़िवादी। तो ये रूढ़िवादी थे, ये परिवर्तन नहीं चाहते थे। आगे चलते हैं। फिर ये जोल्वराइन क्या था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान दीजिएगा। जोल्वेराइन क्या था? ये एक संघ था। क्या मतलब कि जोल्वेराइन नामक संघ बनने से पहले यूरोप के बहुत सारे हिस्सों में अलग अलग मुद्राएं चलाई जाती थी। 30 तरह की मुद्राएं थी, करेंसी थी, कि जब जब मान लेते हैं कि एक ये व्यक्ति व्यापार करना चाहता है और इसको एक प्रांत ये कवर करना है, एक प्रांत ये कवर करना है, इस प्रांत में पहुंचना है, तो यहां पर भी उसे चुंगी देनी पड़ेगी, कर देना पड़ेगा, यहां पर भी कर देना पड़ेगा, तब वो जाकर के यहां पर कार्य करेगा। और प्रत्येक प्रदेश की अलग मुद्रा थी, अलग अलग मुद्राएं थी, अलग अलग करेंसी थी। तो जोल्वराइन क्या था? एक शुल्क संघ था जो कब बनाया गया? 1834 के अंदर। यह महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा सवाल आ सकता है कि जोल्वराइन की स्थापना कब हुई थी? 1834 में। और किसकी पहल पर बनाया गया था? जो पर्शिया जो था, पर्शिया जो जिसको बोला जाता है हिंदी में, उस कंट्री की, उस जो राष्ट्र था उसकी सहायता से ये जोल्वराइन नामक एक शुल्क संघ बनाया गया था।
जिसने क्या किया, मुद्राओं की संख्या घटा करके 2 कर दी, जिसकी वजह से व्यापारिक संबंध बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। तो 30 से घटा 30 मुद्राएं जो थी, 30 तरह की जो करेंसी थी, उसको घटा करके 2 पर ले आए। कौन ले आए? जोल्वेराइन। और जोल्वेराइन क्या था? एक शुल्क संघ था, जिसका निर्माण कब हुआ? 1834 में। किसकी पहल पर किया गया? पर्शिया की। तो 3 सवाल तो यहीं पर हो जाते हैं। और चौथा ये है कि 30 में से घटाकर 2 मुद्राएं कर दी गई थी। अगला है कि नेपोलियन ने कितनी जर्मन भाषाई राज्यों का एक महासंघ स्थापित किया? नेपोलियन ने देखा कि यूरोप के अलग अलग हिस्से में बहुत सारे प्रदेश जो है जर्मन भाषा बोलते हैं, उन सबको मिलाकर के एक महासंघ बना दिया। तो वो कितने राज्य थे? 39। 39 जर्मन बोलने वाले जो राज्य थे, उनको मिलाकर के एक संघ, महासंघ नेपोलियन ने बना दिया। अगला सवाल है कि जो नेपोलियन था, नेपोलियन बोनापार्ट था, जो फ्रांस का तानाशाह था, उसकी हार कब हुई? 1815 में। ब्रिटेन ने, रूस ने, पर्शिया ने, ऑस्ट्रिया ने इकट्ठे होकर के नेपोलियन को हराया था। और मैं आपको बता दूं कि आगे हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। मैंने देखा कि एक बार में अगर सही तरह से डिफाइन करना है तो 25 सवालों को ही डिफाइन किया जा सकता है। इसके अगले भाग में ये हिस्ट्री का, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का 25 सवाल अभी और बाकी हैं। अगर आप चाहते हैं, आपको ये ठीक ठाक से सवाल लग रहे हैं, आप अगले 25 सवालों के बारे में जानना चाहते हैं और आगे चल करके आप जो दूसरा इतिहास का चैप्टर है उससे संबंधित सवालों को जानना चाहते हैं, उनके आंसर्स को, उत्तर को जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको मिलेगा रेड कलर में, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। बेल आइकन को दबाने का क्या लाभ होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक आ जाएगी। तो टाइम को देखते हुए मैंने केवल 25 सवाल लिए हैं। आगे के 25 सवाल या उसमें जितने भी सवाल बाकी बचते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।